नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल, जहां आप सुनते हैं सच्ची डरावनी कहानियां, वो भी मेरे जुबानी। आज की हमारी कहानी है आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर नरेश कुमार, जिन्होंने सड़कें तो बहुत देखी, लेकिन एक रास्ता ऐसा था जहां सिर्फ मंजिल नहीं, कुछ और भी उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश। आप हमारी कहानियां तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन लाइक और शेयर आउट करना अक्सर भूल जाते हैं। तो आज अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं। अगर आप चाहें कि अगली कहानी में आपका नाम अब लिया जाए तो अपना नाम और शहर जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और आप इस डर की दुनिया में साथ साथ चलें हर रात। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिलीवरी जो वापस नहीं आई। नरेश कुमार की खुद की जुबानी। मैं 17 साल से ट्रक चला रहा हूं। प्याज से लेकर लोहे की बीम तक सब कुछ ढोया है। कभी पुलों के नीचे सोया हूं, कभी खाई के किनारे ब्रेक लगाए हैं, कभी भूस्खलन से बचा, कभी पुलिस वालों को घूंस देकर निकला। जो आप सोच सकते हैं मैंने देखा है, लेकिन उस एक डिलीवरी तक मैंने अब तक भी भूत नहीं देखा था। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर भारत बहुत खूबसूरत है, और सच में है भी। लेकिन जब आप 10 टन का ट्रक ऐसे पहाड़ी रास्तों पर चला रहे हो जहां रेलिंग नहीं, सिर्फ खाई हो, तो खूबसूरती नहीं, सिर्फ खामोशी दिखती है। ऐसी खामोशी जो सीने पर बोझ बन जाती है, ऐसी जो सुनती है, महसूस करती है जैसे वो जिंदा पुनः हो। सब कुछ शुरू हुआ एक फोन कॉल से। ड्राइवर नरेश कुमार बोल रहा हूं। उधर से आवाज आई, एक स्पेशल माल दर्ज है दीमापुर से थेम्बांग तक। 3 दिन में पहुंचाना है, डबल रेट मिलेगा। मैं हंसा। थेम्बांग अरुणाचल का अंदरूनी हिस्सा, तिब्बत के पास, वो जगह जहां सड़कें बस नाम की होती है। जीपीएस वहां काम नहीं करता, बस धुंध, खाई और भगवान की गलत लिखावट। पर पैसा अच्छा था और मुझे उसकी जरूरत भी थी। मेरी छोटी बेटी अस्पताल में थी, और अस्पताल के बिल ये नहीं देखते कि रास्ता खतरनाक है या मंजिल। ठीक है, मैंने कहा। क्या माल है? एक बॉक्स है, सील किया हुआ। सवाल मत करना। यही मेरी पहली चेतावनी होनी चाहिए थी। लेकिन जब जरूरत सिर पर हो तो पैसा डर और शक को रम की तरह घटक जाता है। शाम ढलने के बाद मैं दीमापुर के एक पुराने सुनसान गोदाम पर पहुंचा। माल उठाया। बॉक्स नहीं था वो, एक भारी स्टील का बॉक्स था, 4 फुट ऊंचा, बोल्ट से बंद और ऊपर लिपटी थी एक पुरानी प्रार्थना की चादर। मजदूर उस बॉक्स को ऐसे छू रहे थे जैसे वो काट लेगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक नेपाली लड़का बुदबुदाया। शब्द धीमे थे, लेकिन एक लफ्ज मेरे कान में अटक गया, चोक। मैंने पूछा, क्या? लेकिन वो लड़का अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वहां था ही नहीं। और तभी आया वो, एक अजीब आदमी, साफ सुथरा, काले कपड़े और रात में भी काले चश्मे पहने हुए। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। गेट मत खोलना, किसी से बात मत करना और रास्ते में मत सोना। मैंने सीधा सवाल किया, पैसा कौन देगा? वो बस हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानता था। बोला, अगर सही सलामत पहुंच गए तो थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। अगली सुबह मैं निकला। सड़क सपने जैसी थी, लेकिन वो सपना डरावना हो चुका था। सांप की तरह बल खाती, टूटी फूटी, और हर मोड़ पर खाई ताक में बैठी थी। पेड़ झुककर जैसे कुछ फुसफुसाते थे, और पहाड़ देवताओं जैसे थे, मौन, विशाल, लेकिन निगाहें टिकाए हुए। ट्रक के बिस्तर पर पीछे बस एक चीज थी, वो बॉक्स। दोपहर को आलो के पास एक ढाबा दिखा। चाय की तलब लगी थी, रुक गया। एक बूढ़ी औरत ढाबा चला रही थी। उसकी आंखें मेरे ट्रक के आर पार देख रही थी। धीरे से बोली, गलत दिशा में जा रहे हो। मैं मुस्कुराया। काम है माँ जी। वो नहीं मुस्कुराई, बस एक बात कहकर मुड़ गई। कुछ सड़कें नहीं चाहती कि उन पर कोई चले। मैंने चाय अधूरी छोड़ी और निकल पड़ा। जैसे ही धातुओं का इलाका पार किया, धुंध गिरने लगी। गाढ़ी, सफेद, जैसे कोई जिंदा चीज अवर ट्रक के चारों ओर फैल रही हो।
हेडलाइट धुंध में गुम हो गई। मैंने रफ्तार कम की, स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल, सिर थोड़ा टेढ़ा। मैंने झटके से ब्रेक मारे, दिल जोर से धड़क उठा। वो हिली नहीं, बस देखती रही बिना किसी भाव के। मैं झुका, खिड़की से झांका। बेटा ठीक हो? कोई जवाब नहीं। मैंने पलक झपकी, वो गायब थी, सिर्फ धुंध और खाली सड़क। मैंने खुद को समझाया, थकान है, परछाई है, या शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। रेडियो ऑन किया, आवाज तेज की। नरेश कुमार की आवाज डर को नहीं डरती, लेकिन रात गहराती गई और मुझे महसूस हुआ कोई ट्रक के अंदर है, सांसें ले रहा है, देख रहा है। रियर व्यू मिरर में झांका, पीछे कोई बैठा है। मैं पलटा, हाली। मैंने झुंझलाकर गालियां दी, सारी लाइटें ऑन की और ट्रक फिर दौड़ाया। तभी बॉक्स हिला, फिसला नहीं, उछला नहीं, जैसे अंदर से खुद से हिल गया हो। आधी रात से पहले एक मोड़ आया। सड़क और भी पतली थी, एक ओर खाई, दूसरी ओर घना जंगल। और तभी इंजन बंद हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई झटका, बस एकदम घोटती चुप्पी। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं। धुंध और गाढ़ी हो गई। मैं ट्रक से उतरा, सर्दी हड्डियों में उतर गई। और तभी धक्का, बॉक्स के अंदर से। मैं वहीं जम गया। कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे पीछे हटा, कैब में आया, दरवाजे लॉक के। धक्का थमा, लेकिन फिर किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, वापस जा। पूरी रात नहीं सोया। इंजन ऐसा चुप था जैसे वो भी कुछ महसूस कर चुका हो। मैं चाकू हाथ में लेकर बैठा रहा, धुंध की ओर देखता रहा, जैसे कोई उसमें आंख मिचोली खेल रहा हो। नरेश कुमार भी चुप था अब। ना कोई आवाज, ना कीड़े मकोड़े, बस मेरी सांसें और हवा जो ट्रक को हल्के हल्के धकेलती रही, जैसे जांच रही हो कि मैं अभी जिंदास हूं या नहीं। और पीछे वो बॉक्स। सुबह के आसपास, शायद 2 या 3 बजे, धुंध छंटने लगी। जंगल सामने आया। पेड़ जैसे बूढ़े आदमी हो, जिनकी जड़ें मुट्ठी बनाकर सड़क को जकड़े हुए हो। और तभी मैंने वोलूनेनियस देखा। फिगर, इंसान नहीं, आकृतियां। जंगल के किनारे खड़े थे, सफेद कपड़े, नंगे पैर, करीब 1 दर्जन। सब मुझे घूर रहे थे। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं, बस खड़े रहे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर और असहज रूप से पीले। मैंने आंखें मली, कुछ नहीं बदला। गांव वाले होंगे, मैंने खुद से कहा, लेकिन नहीं, कुछ ठीक नहीं था। मैंने आखिरी बार चाबी घुमाई और इंजन दहाड़ा, जैसे अभी अभी किसी नींद से जागा हो। मैंने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। गियर डाला, ट्रक दौड़ाया, रियर व्यू मिरर में देखा। वो सभी आकृतियां धीरे धीरे सिर घुमा रही थी, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है, शांति से, धैर्य से, तय करके कि अब वो बचेगा नहीं। अगर उसे गांव कहा जाए तो लकड़ी और टिन के कुछ घर पहाड़ी की ढलान पर ऐसे लटके हुए थे जैसे काइंग, पर न कोई इंसान, न कोई कुत्ता, सिर्फ सन्नाटा। मैंने ट्रक एक टूटी हुई पट्टी के पास रोका, जिस पर मिट चुके अक्षरों में लिखा था, काइंग। मैं कुछ दरवाजों तक गया, दस्तक दी, कोई जवाब नहीं, खिड़कियां बंद, धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन तभी मैंने देखा, खाना रखा है। बरामदों में थालियां पड़ी थीं, जैसे लोग खाना खाते खाते बस गायब हो गए हों। मेरा पेट मरोड़ गया। मैं ट्रक की ओर लौट रहा था, तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। एक पुरानी धुंधली काली सफेद फोटो लकड़ी के एक खंभे पर ठूंसी हुई थी। कुछ आदमी एक ट्रक के पास खड़े थे, ठीक मेरे ट्रक जैसे ट्रक के पास। चेहरे पर अजीब सी जबरदस्ती की मुस्कान। फोटो घूर रही थी, जैसे खुद में कुछ छिपाए हो। मैंने नजदीक जाकर देखा और मेरी रूह कांप गई। बीच में जो आदमी था वो मैं था, मैं ही। मैंने बिना सोचे समझे फोटो फाड़ दी, ट्रक में चढ़ा और भाग निकला। अब सड़क और भी संकरी होती जा रही थी, चट्टानों से चिपकी हुई और घने गहरे हरे अंधेरे में उतरती हुई। ना कोई साइन बोर्ड, ना जीपीएस, बस डैशबोर्ड पर टेप किया गया एक पुराना 1975 का नक्शा। और मेरी छठी इंद्रिय जो अब डर के मारे झंझना रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा,
सब कुछ और अजीबन होता गया। चिड़ियों की आवाजें गायब थीं। पेड़ झुके हुए थे, जैसे किसी अनजानी दिशा में इशारा कर रहे हो। और फिर 1 मील का पत्थर दिखा। थेम्बांग 66 किलोमीटर। मैंने चैन की सांस ली। 20 मिनट बाद फिर एक पत्थर। थेम्बांग 66 किलोमीटर। फिर तीसरा। थेम्बांग 66 किलोमीटर। मैं ब्रेक मारे ट्रक से उतरकर पीछे जाकर देखा। कोई पत्थर नहीं था, ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना पेंट, बस खाली सड़क। सूरज डूबने लगा था। मैंने एक झरने के पास ट्रक रोका पेशाब करने के लिए। जैसे ही जेब बंद की, मेरी नजर गई चट्टानों पर। वो वहां थी, वही लड़की। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, चेहरा इतना सफेद जैसे कागज पर राख बिछा दी हो। पर वो मुझे नहीं देख रही थी, वो ट्रक को देख रही थी। मैंने चिल्लाया, ए सुनो, कोई असर नहीं। मैं झल्लाया, डर और गुस्से के बीच झूलता हुआ उसके पास बढ़ा। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वो नहीं हिली, लेकिन हवा भारी हो गई, जैसे किसी बिजली गिरने से ठीक पहले होती है। फिर उसने धीरे से सिर घुमाया, पूरे उसे 180 डिग्री। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं फिसलते फिसलते बचा। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें काली और दांत इतने घने जैसे किसी जानवर के जबड़े हों। उसने मुंह खोला और चीखी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ उसका मुंह, जिसने जैसे उसकी पूरी त्वचा को खींच लिया हो। एक मौन चीख जो सीधे आत्मा को चीरती थी। मैं भागा। उस रात मैं ट्रक की कैब में सोने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे लॉक कर दिए, शीशे ढक दिए, सीटों के पीछे पर्दा खींच दिया, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आधी रात को किसी ने दस्तक दी। 3 बार, दरवाजे पर नहीं, ट्रक के अंदर से। मैं एकदम सीधा बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ। फिर से थक थक। मैंने कांपते हाथों से चाकू उठाया और तभी एक आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई, ड्राइवर साहब। मैं पलटा, चाकू ताने। कोई नहीं वॉस था। कैब की पिछली सीट खाली थी, लेकिन पीछे पर्दा थोड़ा हिल रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी उसकी हरकत बेचैन कर देने वाली थी। मैंने धीरे से उसे खींचा। बॉक्स अब भी वहीं रखा था, लेकिन उसकी ऊपर की प्रार्थना की चादर अब फटी हुई थी। बोल्टों पर गहरे नाखूनों के निशान थे और पीछे की दीवार पर राख जैसी किसी चीज से लिखा था, बाहर निकालो मुझे। उस रात ठीक से नींद नहीं आई। आंखें बोझिल थीं, पर दिमाग तेज धड़क रहा था। अगली सुबह मैं लगभग ट्रक को खाई में गिरा ही चुका था। नींद कम, डर ज्यादा था। सूरज निकला जरूर, लेकिन उसमें कोई राहत नहीं थी। दिन ठंडा और धूसर था। जंगल ऐसा लगता था जैसे वक्त से भी पहले का हो। बोलता नहीं था, पर सुनता था। एक जगह एक बंदर सड़क पार कर रहा था। उसके हाथ में इंसानी पैर था। वो मुझे देखकर रुका नहीं, बस देखा, ऐसे जैसे ये सब रोज होता हो। दोपहर तक रास्ता वीरान होता गया और तभी एक छोटा सा पुलिस चेक पोस्ट दिखा। जंग खाया बोर्ड, कारछा पुलिस चेक पोस्ट। 2 कांस्टेबल बाहर निकले, सिक्किमी जैसे दिखते थे। एक ने हाथ हिलाकर मुझे रुकवाया। किधर जा रहे हो साहब? उसने पूछा। मेचुका, मैंने जवाब दिया। उसकी नजर ट्रक पर गई। माल? बॉक्स सील किया हुआ है। उसने सिर झुकाया, फिर धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया। आपको लौट जाना चाहिए, आदेश है मेरे पास। यह सड़क 80 के दशक से सुरक्षित नहीं है। कुछ रुककर उसने और धीमे कहा, और जो सामान आप ले जा रहे हैं वो नहीं ले जाना चाहिए था। दूसरा कांस्टेबल अब तक चुप था, फिर बोला, उसे यहीं दफनाया गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने 1 सेकंड नहीं गंवाया। गाड़ी में बैठा और गियर डालते ही ट्रक दौड़ा दिया। रियर व्यू मिरर में देखा तो दोनों कांस्टेबल मेरी तरफ देख रहे थे। धीरे धीरे सिर घुमा रहे थे, जैसे शिकारी शिकार को देखता है। कुछ किलोमीटर बाद एक जगह आई, लकड़ी और टिन के कुछ घर एक पहाड़ी पर लटके हुए जैसे गिरने ही वाले हो। एक टूटी हुई पट्टी पर नाम लिखा था, काइंग, पर कोई आदमी नहीं दिखा, न कोई कुत्ता, न कोई धुआं, न कोई आवाज। मैं कुछ दरवाजों पर गया, दस्तक दी, कोई नहीं। खिड़कियां बंद थी, लेकिन फिर मैंने देखा बरामदों पर थालियां रखी थी, कटोरे खिड़कियों पर। खाना अब भी गर्म था, जैसे लोग खाना खाते खाते अचानक गायब हो गए हो। पेट में मरोड़ उठा।
मैं ट्रक की ओर वापस जा रहा था कि मेरी नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ी जो लकड़ी के खंभे पर गड़ी थी। फोटो धुंधली थी, काली सफेद। कुछ लोग एक ट्रक के पास खड़े थे। ट्रक हूबहू मेरे जैसा था। चेहरों को गौर से देखा। बीच में जो आदमी खड़ा था वो मैं था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने तस्वीर फाड़ दी और ट्रक में बैठकर वहां से भाग निकला। सड़क अब और संकरी होती जा रही थी। चट्टानों से चिपकी हुई घने अंधेरे में उतरती जा रही थी। ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई नेटवर्क, ना जीपीएस। बस मेरी छठी इंद्रिय और डैशबोर्ड पर टेप किया गया एक पुराना 1975 का नक्शा। कुछ आगे 1 मील का पत्थर दिखा। थेम्बांग 66 किलोमीटर। 20 मिनट बाद फिर एक पत्थर। थेम्बांग 66 किलोमीटर। फिर तीसरा, वही लिखा हुआ। मैं चौंक गया। ट्रक से उतरा, पीछे जाकर देखा वो सारे पत्थर गायब हो चुके थे। ना कोई पेंट, ना कोई चिन्ह, बस खाली सड़क और एक भारी सन्नाटा। सूरज अब डूबने लगा था। मैंने एक झरने के पास ट्रक रोका। थोड़ी देर के लिए उतरकर पेशाब करने लगा। जेब बंद ही कर रहा था कि मेरी नजर चट्टानों पर गई। वो खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, चेहरा बर्फ जैसा सफेद, ठंडी, शांत मगर डरावनी। वो मुझे नहीं, ट्रक को देख रही थी। मैंने आवाज लगाई, कौन हो तुम? कोई असर नहीं हुआ। वो हिली तक नहीं। मेरे भीतर डर और गुस्सा दोनों भर रहे थे। मैं दौड़कर ट्रक में चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया और बिना दिखे आगे बढ़ गया। लेकिन सवाल अब भी मेरे साथ था, आखिर उस बॉक्स में है क्या? अब सड़क सिर्फ खराब नहीं थी, गलत लगने लगी थी। गड्ढे उन जगहों पर थे जहां पहले कुछ नहीं था। एक लकड़ी का पुल जिसे मैं पहले पार कर चुका था अब टूटा पड़ा था। और फिर वो सफेद कपड़ों वाले लोग सड़क के किनारे, कभी पास नहीं आते, बस देखते जैसे कुछ इंतजार कर रहे हो, जैसे उन्हें कुछ पता हो जो मुझे नहीं। सांझ के वक्त एक गांव आया। नक्शे में नहीं था, कोई नाम नहीं, बस एक पुराना गेट जिस पर तिब्बती प्रार्थना झंडियां लटकी थीं, अब फटी पट्टियों में बदल चुकी थीं। 6-7 घर लकड़ी के, जंग खाई किलों से पहाड़ी से चिपके हुए। हर ओर सन्नाटा, ठंडा और भारी। मैंने ट्रक रोका, बाहर निकलकर पुकारा, कोई है? जवाब नहीं आया। फिर एक आवाज, एक धीमी सी लोरी, जैसे कोई औरत बच्चे को सुला रही हो। मैं उस धुन को फॉलो करता हुआ एक झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजे पर एक लाल कपड़ा टंगा था। मैंने खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर एक पालना था, खाली, लेकिन अब भी झूल रहा था। तभी मेरे पीछे से एक फुसफुसाहट आई, वो अब जाग चुकी है। मैं पलटा, कुछ नहीं था। फिर अचानक वही लड़की, वही सफेद कपड़े, लंबे बाल, बर्फ जैसा चेहरा, वो ट्रक की तरफ देख रही थी, मुझे नहीं। मैंने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वो नहीं हिली, लेकिन हवा भारी हो गई, जैसे बिजली गिरने से ठीक पहले का सन्नाटा। फिर उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। सिर्फ सिर, पूरा 180 डिग्री। मैं कसम खाकर कहता हूं, उस पल में फिसलते फिसलते बचा। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें काली, दांत असंभव रूप से पहने। उसने मुंह खोला और एक गूंगी चीख मारी। आवाज नहीं थी, लेकिन उस चीख ने जैसे उसकी त्वचा खींच दी। मैं दौड़ा। उस रात मैंने ट्रक की कैब में सोने की कोशिश की। दरवाजे लॉक किए, शीशे ढके, सीटों के पीछे पर्दा खींच दिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आधी रात को किसी ने दस्तक दी 3 बार। दरवाजे पर नहीं, ट्रक के अंदर से। मैं सीधा बैठ गया, पसीने से तर। फिर से दस्तक, थक थक, और फिर एक आवाज मेरी पीठ के ठीक पीछे से, ड्राइवर साहब। मैंने चाकू निकाला, पलटा, कोई नहीं था। कैब की पिछली सीट फिर से खाली थी, लेकिन पर्दा थोड़ा हिल रहा था। रास्ता बदला हुआ था, गड्ढे बढ़ चुके थे। पुल जो पहले ठीक था अब टूटा, और रास्ते में खड़े सफेद कपड़े पहने लोग जो पास नहीं आते, पर बस देखते हैं। शाम होते होते एक गांव आया। नाम नहीं, नक्शे में नहीं, सिर्फ एक फटा हुआ गेट और कुछ पुराने घर। मैंने पुकारा, कोई है? कोई जवाब नहीं। बस हवा में एक लोरी की धुन, जैसे कोई मां अपने मरे हुए बच्चे को सुला रही हो। मैं एक घर में गया। अंदर एक झूला हिल रहा था, पर बच्चा नहीं था। पीछे से फुसफुसाहट आई, वो जाग चुकी है। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। जमीन पर नंगे पैरों के गीले निशान थे।
मैं पीछे हटते हटते एक गुड़िया से टकराया, हाथ से बनी, आंखें बंद, और ट्रक की ओर दौड़ा। लेकिन ट्रक अब अपने आप हिल रहा था। इंजन बंद, पर हेडलाइट जल रही थी और पैसेंजर सीट पर वो बैठी थी। सफेद लिबास, बाल भीगे हुए, हाथ गोद में रखे। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने सिर घुमाकर बक्से की ओर इशारा किया, फुसफुसाई। उसने वादा तोड़ा था। मैंने ट्रक छोड़ा, भागा। ऊपर पहाड़ी पर एक मठ दिखा। मठ के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने कहा, तू उसे ले आया है, दुल्हन को। मैंने कहा, मैं तो बस सामान लेकर जा रहा था। वो बोला, वो इस सड़क की रखवाली करती थी। वो एक मुखिया से ब्याही जानी थी, पर किसी और से प्रेम करती थी। मुखिया ने उसे अनाज के बक्से में जिंदा गाड़ दिया, उसी सड़क पर। उसकी आत्मा वहीं रह गई जब तक कोई उसकी मुहर ना तोड़े। अब तुमने उसे जगा दिया है। मैंने बाहर देखा, ट्रक गायब। जंगल से कुछ हेडलाइट्स चमकी। ट्रक खुद ब खुद लौट रहा था। स्टीयरिंग पर कोई था, वही दुल्हन। वो मुस्कुरा रही थी, पर अब ट्रक खाली नहीं था। वो पूरी तरह अंदर आ चुकी थी। मैं पलटा, कोई नहीं था। फिर जमीन पर देखा, नंगे पैरों के छोटे छोटे निशान, पालने से दरवाजे तक, ताजा जैसे अभी अभी बने हो। मैं पीछे हटा, धड़कते दिल के साथ, और किसी चीज से टकरा गया। एक गुड़िया थी, हाथ से तराशी गई, आंखें बंद, पेंट से। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह गुड़िया सब कुछ से ज्यादा डरावनी लगी। मैंने उसे वहीं फेंका और ट्रक की ओर भागा। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। जाहिर है, नहीं होना था। 3 बार कोशिश की, कुछ नहीं। फिर हॉर्न खुद ब खुद बजा, एक लंबी चीखती हुई आवाज जो जंगलों में गूंज गई। फिर रोशनी, दर्जनों लालटेने, मशाले हर घर में जल गई। खिड़कियों में आकृतियां उभरी, पीले चेहरे, खाली आंखें। वह गांव वाले नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, वो आत्माएं थी। दर्जनों की संख्या में देख रही थी, इंतजार कर रही थी। मैंने कैब लॉक की, पर्दा खींचा और कांपता हुआ बैठ गया। एक बार फिर इंजन घुमाया, खुद ही स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने उसे देखा, बाहर नहीं, अंदर, पैसेंजर सीट पर बैठी। वो नहीं हिली, बस सामने देखती रही। हाथ गोद में रखे, बाल गीले, त्वचा मोम जैसी, पुरानी मोमबत्ती की तरह। मैं हिला भी नहीं, पलक नहीं झपकी, बस फुसफुसाया, तुम क्या चाहती हो? उसका सिर धीरे धीरे घूमा, मेरी तरफ नहीं, पीछे रखे उस बक्से की तरफ। फिर वो फुसफुसाई। उसकी आवाज सूखी पत्तियों जैसी खुरदरी थी। उसने वादा तोड़ा है। मैं चीखा और झटके से ट्रक की कैब से कूद पड़ा। भूल गया कि ट्रक न्यूट्रल में है। जमीन पर गिरा, घुटनों से खून बह निकला। पीछे पलटा, वो गायब थी, लेकिन बक्सा हिला था। सिर्फ खिसकने की बात नहीं, सच में हिला था। अब उसका मुंह पेड़ों की तरफ था। उस पर बंधा पूजा का कपड़ा हवा में उड़ चुका था। बक्सा कांप रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ सांस ले रहा हो। मैं भागने ही वाला था कि दूर सड़क के किनारे आग की लौ चमकी। एक पत्थर की पगडंडी ऊपर पहाड़ की ओर जाती थी, पुराने जर्जर से मकानों की तरफ। वही मठ जिसका जिक्र उन सिपाहियों ने किया था। मैंने जैकेट कसकर पकड़ी और पैदल चढ़ाई शुरू की। हर कदम पर लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे दोहरा रही हो। जब तक मैं ऊपर पहुंचा, सूरज डूब चुका था। मठ सदियों पुराना था, पत्थरों में तराशा हुआ, झुकी हुई छतें जैसे समय के बोझ से थकी हो। लेकिन एक खिड़की में मोमबत्ती जल रही थी। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था, चेहरे की झुर्रियां पेड़ की छाल जैसे। उसने कहा, तुम उसे ले आए? मैंने पूछा, किसे? उसने खिड़की की ओर इशारा किया। जो बक्से में है। क्या वो जिंदा है? बहुत पहले मर चुकी है, लेकिन सड़क उसे याद रखती है। मैंने सब कुछ बताया। साधु चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें कुछ दिखाना होगा। वो मुझे एक कक्ष में ले गया। धूल भरे ग्रंथ, एक वेदी और एक पुरानी पेंटिंग। एक दुल्हन सफेद लिबास में, होंठों पर सिले हुए धागे, पैरों के नीचे सांप जैसी मुड़ी सड़क। वो गांव के मुखिया से ब्याही जानी थी, साधु बोला, पर किसी और से प्रेम करती थी। दूल्हे ने दोनों को मार डाला और उसे जिंदा बक्से में गाड़ दिया। तांत्रिक मंत्रों से सील किया गया ताकि गांव बच सके।
पर मुहर किसने तोड़ी? सालों पहले कुछ तस्करों ने। सिर्फ एक बचा, रमेश। वो पागल हो गया। मैं खिड़की से बाहर झांका। मेरा ट्रक गायब था। मैं भागा, पगडंडी उतरते हुए सड़क की ओर दौड़ा। वहां कुछ नहीं, और तभी हेडलाइट्स। ट्रक खुद लौट रहा था। उसके पीछे कोई था। वो मुस्कुरा रही थी। ट्रक धीरे धीरे मेरी ओर आया। मैं जड़ हो गया। मैं भागा जंगल की ओर। इंजन की आवाज बंद हुई। सब शांत। ये पेड़ सामान्य नहीं थे। छाल पिघली हुई लगती थी और उनमें से कुछ लटक रहा था। चेहरे सड़े गले, बिना भाव के, जैसे उगे हों। अब वो उसकी दुनिया थी। मठ, सड़क, रोशनी, सब गायब। धुंध आई, फुसफुसाहटे मेरे भीतर। एक आवाज, उसने वादा तोड़ा, उसने उसे छोड़ दिया। मैं चीखा। फिर एक खुला मैदान, बीच में आग की लौ 2 फीट ऊपर तैरती हुई। पीछे मेरी बेटी लता, लाल स्वेटर, पीठ मेरी ओर। लता? मैं कांपा। उसने सिर घुमाया, राख सा चेहरा, होठों पर जमी खून की परत। उसने चीखा, न बच्ची की तरह, एक सायरन की तरह। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। जब आंखें खोली, वो गायब थी। अब फिर वही दुल्हन बैठी रही, आंखों में आंखें। तुम्हें मुझे पहुंचाना था। मैं नहीं जानता था, कभी पूछा ही नहीं। बक्से में किसने डाला तुम्हें? एक आदमी तुम्हारी तरह डरा हुआ, पैसे लिए। उसने पछताया नहीं? फिर लौ भड़की और मैं वापस ट्रक के पास था। सब सामान्य दिख रहा था। ट्रक, बक्सा, कपड़ा, पर मेरे हाथों पर खून था, पसलियों में दर्द। मैं ट्रक स्टार्ट किया। रेडियो खुद ऑन हो गया। एक पहाड़ी शादी का गीत। रेडियो बंद करना चाहा, नोब टूट गया। गीत तेज। सड़क अब पक्की नहीं थी, पत्थर की, काली। टायर धंसने लगे। सड़क निगल रही थी। मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ट्रक में नहीं चला रहा था। रियर व्यू मिरर में देखा, वह पिछली सीट पर थी, इस बार पहले से भी ज्यादा पास, और उसका चेहरा मेरी पत्नी जैसा। बस वही पल था जब मैं पूरी तरह टूट गया। आंखों से आंसू बह निकले। हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे, जैसे वही मेरी जान बचा लेंगे। मैं चीखा, तब तक चीखता रहा जब तक गला लहूलुहान नहीं हो गया। और फिर अंधेरा, जैसे किसी ने इस पूरी दुनिया पर एक मोटा काला पर्दा डाल दिया हो। जब दोबारा होश आया, मैं एक पुराने पुल के किनारे खड़ा था। सामने एक बोर्ड था, थेम्बांग में आपका स्वागत है। जनसंख्या की संख्या घिसी हुई थी, लेकिन नीचे लाल स्प्रे से कुछ और लिखा था। अंधेरा होने के बाद कोई डिलीवरी नहीं। पुल संकरा था, एक ही लेन का, कोई रेलिंग नहीं। नीचे गहराई में कोहरा और पानी, जो किसी जिंदा चीज जैसा महसूस हो रहा था। मैं बहुत देर वहीं बैठा रहा। ट्रक का इंजन चलता रहा, लेकिन मेरी नजरें उस बोर्ड पर टिकी थी। अंधेरा होने के बाद कोई डिलीवरी नहीं। पर अब भी रात थी। समय का कोई मतलब नहीं बचा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, किसी और चीज से, किसी अंदर रेंगती हुई चीज से। रेडियो अब बंद था। ट्रक शांत था, पर आबक्सा, वो अब भी गुनगुना रहा था। एक धीमा कंपन जो मेरे पूरे शरीर में महसूस हो रहा था। मैं ट्रक से उतरा। ठंडी हवा अब चुभने लगी थी। ट्रक के पीछे पहुंचा, स्टील के रैंप पर चढ़ा और बक्से के सामने खड़ा हुआ। और तभी पहली बार मैंने कुछ बहुत अजीब देखा। ताले टूटे हुए नहीं थे, वो बस खुले हुए थे। लेकिन बक्सा खुला नहीं था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मैं बहुत देर वहीं खड़ा रहा, हाथ बक्से की कुंडी पर। और तभी मैंने खुद से वो सवाल पूछा जिसे अब तक डर के नीचे दबा रखा था। अगर मैं ये डिलीवरी पूरी ना करूं तो? अगर मैं बस छोड़ दूं, भाग जाऊं? लेकिन जवाब बहुत नरम, बहुत साफ मेरे ही भीतर से आया। एक बार पहले ही तो छोड़ चुके हो। मेरी उंगलियां कुंडी के नीचे जा फंसी। धातु गर्म थी, बहुत गर्म। मैंने खींचा। ढक्कन एक धीमी चरमराहट के साथ खुला, जैसे धरती खुद जमाई ले रही हो। और अंदर, हे भगवान, वो फौलाश नहीं थी। कम से कम अब नहीं। वो कुछ और थी, बीच का कुछ। एक औरत, कंकाल जैसी दुबली, आंखें बंद, होठ सिले हुए, दोनों हाथ सीने पर ऐसे रखे जैसे कोई दुल्हन अपने ताबूत में लेटी हो, लेकिन भी वो सांस ले रही थी। उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रही थी। मैं घबराकर पीछे गिरा, ट्रक से नीचे, कंकड़ों पर।
पर मेरी नजरें हट नहीं सकी। बक्से के चारों ओर की हवा कांप रही थी, मेरे सीने पर जैसे किसी ने बैठना शुरू कर दिया हो। और फिर उसने आंखें खोली, बस जरा सी, एक दरार जितनी, पर उतना ही काफी था, क्योंकि वो आंखें मेरी थी, वही आकार, वही भूरी रंगत। उसने पलकें झपकाई और फिर वो आवाज, तू मुझे यहां तक ले आया है, अब आखिरी कदम भी तू ही उठाएगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे, बल्कि मैं वापस चढ़ गया, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचा जा रहा हो। मैंने ढक्कन बंद किया। इस बार वो खुद लॉक हो गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, पुल पार किया। मैं पहुंच चुका था। पत्थर और लकड़ी के पुराने घर, सभी सुनसान, अंधेरे में डूबे। ना इंसान, ना आवाज, बस ट्रक और वो बक्सा। गांव के आखिरी छोर पर सड़क खत्म हो गई, सिर्फ एक खाई थी, नीचे धुंध, ना मंदिर, ना डिलीवरी पॉइंट, ना निर्देश, सिर्फ एक पत्थर। प्राचीन अक्षरों में उकेरा गया एक शब्द, वापसी। मैं ट्रक से उतरा, पीछे गया, बक्सा खोला। अब वो खड़ी थी, अब भी अंदर, सिर थोड़ा झुका हुआ, होठ अब भी सिले हुए, लेकिन आंखें चमक रही थी। जिंदा। वो बाहर निकली, नंगे पैर। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। वो चुपचाप खाई के किनारे तक गई, दोनों हाथ बगल में लटकाए हुए, बस खड़ी रही। मैंने कुछ नहीं कहा, और तभी किरण मेरे पीछे आवाजें आई, धीमी लेकिन बहुत सारी। मैं पलटा। गांव से आ रहे थे लोग, औरतें, मर्द, बच्चे, सभी सफेद कपड़ों में। वो वही थे जो रास्ते में दिखे थे, भूत नहीं। ड्राइवर, मेरे जैसे और लोग, और डिलीवरी, सभी चुपचाप खड़े थे, उसे देख रहे थे। और तब उसने मुंह खोला। सिले हुए होठों से धागे कागज की तरह फट गए, खून बह निकला, और उसके मुंह से एक चीख निकली, ना दर्द की, ना आवाज की, यादों से बनी चीख। और उसी पल सब कुछ मुझे दिखा। उसका अतीत, जिंदा दफन होना, सड़ना, वो प्रार्थनाएं जो कभी सुनी नहीं गई, एक आत्मा जो सड़कों से बंधी रही, जब तक किसी ने बक्सा नहीं खोला, जब तक किसी ने उसे सुना नहीं, जब तक मैंने उसे नहीं सुना। और फिर शांति लौट आई। मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं ट्रक नहीं चला रहा था। मैंने शीशे में देखा, वह पिछली सीट पर थी, और इस बार और भी पास। उसका चेहरा मेरी पत्नी जैसा। बस वही पल था जब मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया। आंखों से आंसू बह निकले, हाथ स्टीयरिंग पर जैसे जान बचा लेंगे। मैं चीखा, इतनी जोर से, इतनी देर तक, जब तक गला लहूलुहान ना हो गया। और फिर अंधेरा, जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर पर्दा डाल दिया हो। जब दोबारा होश आया, मैं एक पुल के किनारे खड़ा था। सामने एक पुराना जंग लगा बोर्ड था, थेम्बांग में आपका स्वागत है। नीचे जनसंख्या की संख्या घिसी हुई थी, और किसी ने लाल स्प्रे पेंट से लिखा था, अंधेरा होने के बाद कोई डिलीवरी नहीं। पुल संकरा था, एक ही लेन, कोई रेलिंग नहीं। नीचे कोहरा और एक नदी या झील जो जिंदा लग रही थी। मैं बहुत देर वहीं बैठा रहा, इंजन चलता रहा, मेरी आंखें उस बोर्ड पर टिकी थी, अंधेरा होने के बाद कोई डिलीवरी नहीं। पर अब भी रात थी। मैंने हाथ देखा, कांप रहे थे, ठंड से नहीं, किसी और चीज से। अंदर रेंगती, खिसकती हुई किसी छाया से। रेडियो अब बंद था, ट्रक चुप था, पर वो बक्सा गुनगुना रहा था, एक धीमा कंपन जो मेरी हड्डियों तक महसूस हो रहा था। मैं उतरा, ट्रक के पीछे गया, स्टील के रैंप पर चढ़ा, बक्से के सामने खड़ा हुआ, और पहली बार कुछ अजीब देखा। ताले टूटे नहीं थे, बस खुले हुए थे। खुला हुआ नहीं, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मैं देर तक खड़ा रहा, हाथ ढक्कन के किनारे पर, और तब अपने आप से वो सवाल पूछा जिसे अब तक दबा रखा था, अगर मैं ये डिलीवरी पूरी ना करूं तो? अगर मैं बस भाग जाऊं? पर जवाब भीतर से आया, बहुत साफ और बहुत नरम। एक बार पहले ही तो छोड़ चुके हो। मेरी उंगलियां कुंडी में गई, धातु गर्म थी, बहुत गर्म। मैंने खींचा, ढक्कन धीमी चरमराहट के साथ खुला, जैसे जमीन खुद जम्हाई ले रही हो। और अंदर, हे भगवान, वो अब लाश नहीं थी, कम से कम अब नहीं। वो कुछ और थी, एक औरत, कंकाल जैसी दुबली, आंखें बंद, होठ सिले हुए, दोनों हाथ सीने पर रखे हुए, जैसे कोई दुल्हन अपने ताबूत में लेटी हो। पर वह सांस ले रही थी, धीरे, थमे हुए। और सबसे डरावनी बात, वह न मुस्कुरा रही थी,
मैं घबरा गया, पीछे गिरा, ट्रक से नीचे गिरा, लेकिन मेरी नजरें हट नहीं सकी। बक्से के चारों ओर की हवा कांप रही थी, जैसे गर्म सड़क पर धुंध, मेरे सीने में दबाव, जैसे कोई ऊपर बैठा हो। और फिर उसने आंखें खोली, बस थोड़ी, एक दरार जितनी, पर काफी था, क्योंकि वो आंखें मेरी थी। उसने पलकें झपकाई और फिर वो आवाज, तू मुझे यहां तक लाया है, अब आखिरी कदम भी तू ही उठाएगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर हिले ही नहीं, बल्कि मैं वापस चढ़ गया, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचा जा रहा हूं। मैंने ढक्कन बंद किया, इस बार वो खुद लॉक हो गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, पुल पार किया, मैं चुका पहुंचा। गांव में पत्थर और लकड़ी के पुराने घर थे, सब सुनसान, अंधेरे में डूबे, ना इंसान, ना आवाज, बस ट्रक और वो बक्सा। गांव के आखिरी छोर पर सड़क खत्म हो गई, सिर्फ एक खाई थी, नीचे धुंध, ना मंदिर, ना डिलीवरी पॉइंट, ना निर्देश, सिर्फ एक पत्थर का चिन्ह, प्राचीन अक्षरों में उकेरा गया शब्द, वापसी। अब सब समझ में आ गया था। मैं उसे पहुंचाने वो नहीं आया था, मैं उसे बूझ वापस लाया था। यह रास्ता हमेशा उसका था, यह काम, यह पैसे, यह सफर डिलीवरी का नहीं, यह कहानी पूरी करने का था। मैं ट्रक से उतरा, पीछे गया, बक्सा खोला। वो अब खड़ी थी, अब भी अंदर, सिर थोड़ा झुका हुआ, होठ अब भी सिले हुए, बट आंखें चमक रही थी। वो बाहर निकली, नंगे पैर, उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। वो खाई के किनारे तक गई, बस खड़ी रही, और फिर पीछे से आवाजें आईं, धीमी पर बहुत सारी। मैं पलटा, गांव से लोग आ रहे थे, औरतें, मर्द, बच्चे, ऑल सफेद कपड़ों में। मैं उन्हें पहचान गया, वो जो सड़क के किनारे दिखे थे, वो ड्राइवर थे, मेरे जैसे और लोग, और डिलीवरी। वो सब चुपचाप खड़े रहे, उसे देखते हुए, और तब उसने मुंह खोला। सिले हुए धागे कागज की तरफ फटे, खून बह निकला, और उसके मुंह से एक चीख निकली, ना दर्द की, ना आवाज की, एक यादों से बनी चीख। और उसी पल मुझे सब दिखा, उसका अतीत, जिंदा दफन होना, सड़ना, वो प्रार्थनाएं जिनकी उसे इजाजत नहीं थी, वो आत्मा जो बंधी थी सड़कों से, वर्षों की चुप्पी, जब तक किसी ने बक्सा खोला नहीं, जब तक मैंने उसे नहीं सुना। और फिर शांति लौट आई, लेकिन वह मेरी ओर मुड़ी, धीरे से फुसफुसाई, चलाओ। और मैंने चलाया। गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी। गांव धुंध में खो गया, पुल भी गायब, सामने सिर्फ जंगल, पर अब वह खाली था, ना परछाई, ना धुंध, ना आवाज, बस रास्ता और मां शांति। मैंने उसे पहुंचा दिया, पर कुछ हाँ, अब भी वो मेरे साथ है। आज भी जब मैं पहाड़ी सड़कों से रात में गुजरता हूं, कभी कभी वह आईने में दिख जाती है, गुस्से में नहीं, बस वहां, देखती हुई, इंतजार करती हुई, शायद अगले आदमी का, शायद अगले सामान का, या शायद उस पल का जब सड़क दोबारा भूल जाए। मैं चलता रहा घंटों तक, ना म्यूजिक, ना रेडियो, ना कोई भूत, सिर्फ मैं, सड़क और इंजन की धीमी धीमी धड़कन, जैसे वो मेरे साथ आसांस ले रहा हो। पर कुछ अजीब अवन था, भूतिया नहीं, बस गलत। डैशबोर्ड की घड़ी, 3:30 सुबह, फोन बंद, सड़क के बोर्ड गायब, कोहरा पेड़ों से फिर से रेंगने लगा, चाँद आसमान में कुछ ज्यादा स्थिर लगा। तब मुझे एहसास हुआ, मैं इस पेड़ को पहले भी पार कर चुका हूं। एक लंबा देवदार, बीच से फटा हुआ, नीचे से जला हुआ। मैंने 1 घंटे पहले इसे देखा था। मैंने ट्रक रोका, बाहर निकला, चाबी से उस पर एक खतरा खोद दिया, फिर ट्रक में बैठा, आगे बढ़ा। 15 मिनट बाद फिर वही पेड़, वही खतरा, सड़क दोहरा रही थी। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग पीटा, हॉर्न बजाया, कुछ नहीं। फिर देखा उसे, ना दुल्हन, कोई और, एक आदमी, बिल्कुल मेरी तरह, ड्राइवर की वर्दी पहने, बीच सड़क पर। मैंने ट्रक रोका, वो हिला तक नहीं, बस देखता रहा। मैं नीचे उतरा। तू है कौन? वो चुप, फिर धीरे से बोला, तू जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था? क्या वापस नहीं जा सकता? अभी नहीं। तूने उसे वापस लौटाया, पर वो कभी अकेली सवारी नहीं थी, और उसने हाथ मेरे सीने पर रखा, और मैं कहीं और था। एक पुरानी याद में नहीं, एक दबी हुई जिंदगी में, वर्दी में, सड़क किनारे। एक अमीर आदमी मुझे एक लिफाफा पकड़ा रहा था। डिब्बा ले जाओ, सवाल मत करना।
वो पहली बार थी जब मैंने ये रास्ता लिया था। वो पहली बार जब मैंने बूसे छोड़ दिया था। मैं वर्तमान में लौटा। वो बूढ़ा आदमी गायब था, बस कोहरा और सन्नाटा और मेरी पसलियों में मरोड़ती सच्चाई। मैं इस रास्ते पर पहले भी चला हूं, ना पिछले हफ्ते ना पिछले साल, 17 साल पहले, जब मैंने फौज छोड़ी थी, जब मेरी बीवी मरी थी, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। वही असली कारण कि मैं दिल्ली से भाग गया और कभी पलट कर नहीं देखा। मैं ट्रक के पीछे भागा। बॉक्स वहीं था, बंद, पर अब कुछ नया था। एक और बॉक्स, छोटा, लकड़ी का। उस पर लिखा था एक नाम, अलता सिंह, मेरी बेटी। मैंने खोला। अंदर उसका लाल स्वेटर, हमारी तस्वीर, उसका इन्हेलर और एक माला। नीचे एक पर्ची थी, अनजान लिखावट में। एक आत्मा को घर पहुंचाया, अब बाकी को लाओ, तभी सड़क तुम्हें छोड़ेगी। मैं ट्रक के रैंप पर बैठ गया, घूरते हुए, सांस लेते हुए, सोचते हुए कि कितने ऐसे काम किए हैं मैंने, कितने बंद बक्से, कितनी रातें जिनमें फुसफुसाहटें सुनकर नींद नहीं आई, कितनी बुराइयां ढोई मैंने, ये सोचकर कि मैं बस अपना काम कर रहा हूं। मैंने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, पर पीछे की सड़क गायब थी। नहीं, गायब नहीं, बस अलग। अब वहां कंकड़ की जगह रेत थी, पेड़ सूखे, बोर्ड किसी अनजान भाषा में। मैं अरुणाचल में नहीं था। मैं चलता गया और हर किलोमीटर के साथ और यादें लौटती गईं। हर भूली सवारी, हर अजीब काम, हर वो शॉर्टकट जो नक्शे में नहीं था लेकिन अंधेरे में खो जाता था। वो मुझे डराने नहीं आई थी, वो मेरा पीछा करती रही थी सालों तक, जब तक मैं याद नहीं कर बैठा, जब तक मैं उसे वापस नहीं लाया। पर सड़क अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं देख सकता हूं सफेद आकृतियां, वो अभी सामने है, लेकिन अब कुछ हाथ हिला रहे हैं, कुछ के पास डिब्बे हैं। एक दिखती है मेरी बीवी जैसी, एक मेरा पुराना सार्जेंट, एक मैं ही हूं। पर मैं चलता हूं क्योंकि मुझे चलना ही है, क्योंकि मैं हमेशा चलता आया हूं और क्योंकि सड़क कभी खत्म नहीं होती, वह बस इंतजार करती है। मुझे अब याद नहीं कि कितने वक्त से चला रहा हूं। न सूरज, न रात, न मौसम, सिर्फ इंजन की गूंज और वह कभी खत्म ना होने वाली सड़क जो सांप की तरह बल खाती हुई किसी अजीब दुनिया में जाती है। कभी जंगल, कभी रेगिस्तान। एक बार शायद मैं किसी जमी हुई झील पर चला, पर फर्क नहीं पड़ा। पहिए रुके नहीं, सड़क टूटी नहीं और मैंने कभी इंजन बंद नहीं किया, क्योंकि डर था शायद दोबारा स्टार्ट ही ना हो, या और भी बुरा, शायद कुछ और स्टार्ट हो जाए। अब ट्रक वैसा नहीं रहा। डैशबोर्ड की सुइयां अब नंबर नहीं दिखाती, कुछ अजीब से अक्षर चमकते हैं। रियर व्यू मिरर अब पीछे की सड़क नहीं दिखाता, चेहरे दिखाता है, घूरते हुए, मुस्कुराते हुए, शब्दों को होठों से कहकर, जो मैं सुनना नहीं चाहता। एक रात, अगर उसे रात कहना भी ठीक हो, मैंने गर्दन के पीछे खुजली करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मेरा हाथ हिला ही नहीं, बस एक झटका दिया, धीरे धीरे, जैसे उसे सोचकर हिलना पड़ रहा हो, और फिर उसने मेरी ही गर्दन पकड़ ली, जोर से। मैं घबरा गया, दूसरे हाथ से उसे खींचकर दरवाजे पर पटका, तब जाकर उसने छोड़ा। फिर वह ढीला पड़ गया, मेरी गोद में लटक गया, जैसे वह किसी और के कहने पर चला हो। अब मेरी बायां आंख कुछ और देखने लगी थी, सड़क किनारे पर छायाएं, जंगल में आग, खून से लिखे संकेत, और दाहिनी आंख बस अंधेरा और पेड़। लग रहा था जैसे आधा शरीर मेरा था और आधा किसी और के लिए चला रहा था। मैंने ट्रक एक जली हुई मंदिर जैसी जगह पर रोका, बाहर निकला, 20 कदम पेड़ों के बीच गया और 2 दिन का खाना उगल दिया। फिर मैंने चीख मारी, जैसे कोई आदिम पुकार। मैंने उसे लौटा दिया, जो तुमने चाहा वो किया। हवा गरजी, पेड़ ऐसे झुके जैसे कोई धनुष खींचा जा रहा हो, और फिर ट्रक का हॉर्न खुद बजा अपने आप। मैं पलटा, वह ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, वह दुल्हन, फीकी, शांत, हाथ स्टीयरिंग पर। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, जरूरत ही नहीं थी। उसने मुंह खोला और मेरी आवाज निकली, हम अभी अधूरे हैं। मैं भागा, कहां, कोई परवाह नहीं, बस दूर। लेकिन जंगल मेरे साथ बदलने लगा, पेड़ मुड़कर मेहराब बन गए। वो चेहरा मेरी मां का था, पर उसकी आंखें खाली थीं, बस 2 गहरे गड्ढे, जैसे वक्त ने उन्हें निगल लिया हो। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी, बूढ़ी, थकी हुई और बहुत दूर की।
तू वही है ना जो सिर्फ पहुंचाता है, समझता नहीं। मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। ट्रक की हेडलाइटें अब भी जल रही थीं, लेकिन रोशनी अब सफेद नहीं, राख जैसी हो चुकी थी। वो कतारें बढ़ती जा रही थी। हर कोई एक एक कर मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था, अपने अपने बक्से लेकर। हर बक्सा अब मुझे पहचाना लगने लगा। कुछ में नाम थे, कुछ में सिर्फ गंध, कुछ में मेरी ही तस्वीर। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मेरी मां या जो भी वो थी, उसने अपना बक्सा उठाया और मेरे सामने रख दिया। अब तू खुद को पहुंचा, अब बारी तेरी है। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने होश में आंखें खोली, मैं ट्रक में नहीं था। मैं उस जर्जर बस्ती के बीच एक टूटी कुर्सी पर बैठा था। सामने वो सड़क, वही मोड़, वही जंगल, पर अब कोई ट्रक नहीं, ना हेडलाइट, ना इंजन, ना हॉर्न। मेरे हाथों में एक छोटा बॉक्स था, लकड़ी का, बिना नाम का, पर गर्म, जैसे अब भी धड़क रहा हो। मुझे पता था ये क्या था। ये मैं था, या वो सब जो मैंने छोड़ दिया था, दबा दिया था, भुला दिया था। अब वो सब मेरे सामने था, मेरे हाथों में। ट्रक नहीं था, लेकिन रास्ता अब भी था, पतला, घुमावदार और अंतहीन। मैं उठा। सामने रास्ता था। मैंने बॉक्स सीने से लगाया और चल पड़ा, अकेले। अब कोई इंजन नहीं था जो मुझे ले जाए। अब मुझे खुद चलना था, और शायद मैं कभी पहुंच भी ना सकूं, क्योंकि कुछ रास्ते डिलीवरी के नहीं होते, कुछ रास्ते माफी के लिए होते हैं। और फिर मैं नीचे चला गया। हर कदम जैसे समय के एक टुकड़े को कुचलता हुआ, हर सांस जैसे उसके बीते जीवन की राख अपने भीतर भरता हुआ। दीवारें अब पत्थर नहीं थी, वे हड्डियां थीं, पीली गीली धड़कती हुई। सीढ़ियां नीचे जाती गई और मेरे भीतर कुछ ऊपर उठता गया। शायद डर, शायद पछतावा, शायद वह जो मैं अब नहीं था। नीचे एक गुफा थी, अंधेरी परंतु जागृत। बीचों बीच वह ताबूत रखा था, वही जो मैंने सबसे पहले पहुंचाया था, वही जिसके लिए यह सब शुरू हुआ था। मैं कांपते हाथों से पास गया। ताबूत में कुछ हिला। आवाज आई, ना इंसानी ना जानवर की, वो खुद मौत की भाषा थी। मैंने कहा, मैं आया हूं, जैसा तुमने चाहा। ताबूत खुला। अंदर वह नहीं थी, मैं था। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरा डर, वो सब जो मैंने कभी छिपा दिया था। और फिर उसमें से निकलकर वह खड़ी हुई, शेरिंग डोलमा। अब दुल्हन नहीं, अब वह खुद थी। उसकी आंखें अब सूनी नहीं थी, वे भरी थी निर्णय से। उसने मुझे देखा। अब मैं पूरी हूं, उसने कहा। और तुम? मैं कुछ कह ना सका। उसके पास गया और वही बॉक्स जिसमें मैंने खुद को बंद कर लिया था, उसके हाथों में दे दिया। अब तुम ले जाओ, मैंने कहा। वह मुस्कुराई। तुम अब खाली हो, उसने कहा। अब तुम्हें भरने की जरूरत है, अपने सच से। उसने ताबूत में मेरी जगह ले ली, और जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, एक झटका सा आया, जैसे पहाड़ ने सांस छोड़ी हो। मैं वापस सीढ़ियों तक गया। अब दीवारों में कोई खून नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई कांपती हड्डियां नहीं, सिर्फ शांति। बाहर आकर मैंने ट्रक देखा। अब वह बस एक पुराना वाहन था, टूटा, खामोश। मैंने उसे देखा, और इस बार वह मुझे नहीं देख रहा था। मैंने पैरों में लिपटी राख झाड़ी। सामने वह सड़क थी, वही जो जाती है और लौटती नहीं। और इस बार मैं पैदल चला। यह रही आपकी पूरी हॉरर कहानी, दुल्हन की डिलीवरी। एक ही साथ, बिना किसी टुकड़ों या भागों में विभाजित किए, एक साथ, पूर्ण रूप में। मैंने बहुत कुछ पहुंचाया है, जरूरी सामान, लाशें, देवता की मूर्तियां और कुछ चीजें जिनका नाम तक नहीं था। लेकिन उस रात जो बस्ती मेरे रास्ते में आई, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। रात के 2 बजे होंगे। ट्रक की हेडलाइट बस उतनी ही रोशनी दे रही थी जितनी डर के आगे और कुछ देखने से रोके। जीपीएस बार बार घूम रहा था, जैसे रास्ता खुद को छिपा रहा हो। मैंने खिड़की से झांका। सामने एक मोड़ था, और मोड़ के उस पार एक बस्ती, पुरानी, जर्जर, लेकिन बसी हुई, कम से कम दिखती तो थी। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया। वो खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा भारी थी। पीछे की पेटी खुली नहीं थी, लेकिन हिल रही थी। डिलीवरी करनी थी। मैंने पेटी खोली, और वो वहां थी, एक दुल्हन, लाल जोड़े में चुपचाप बैठी,
पर वो जिंदा नहीं थी। कम से कम मुझे तो यही लगा। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, घर, और उसके उस शब्द से मुझे समर्पण का असली मतलब समझ आया। न कि बस साया, न कि बस कब्जा, बल्कि मालिकाना हक। अब सड़क मेरी नहीं थी, ट्रक भी नहीं, डिलीवरी अब कभी नहीं रुकेंगी, और मैं अब सिर्फ मृत आत्माओं को नहीं ढो रहा, मैं खुद उनमें बदल रहा था। मैं घुटनों पर गिर गया और इस काम की शुरुआत के बाद पहली बार मैंने भीख मांगी, सड़क से, उससे, उसे जो देख रही थी। छोड़ दो, मैं फुसफुसाया, मुझे मेरी बेटी से फिर से मिलने दो, मुझे भूल जाने दो। हवा चली धीरे, फिर उसके पीछे से आवाज आई, बस एक आखिरी आत्मा को साथ लेकर जाना होगा। मैं वापस मठ नहीं गया, ट्रक खुद गया। एक पल में उन भूतों से भरे गांव से गुजर रहा था, उन चेहरों को देख रहा था जो मेरी यादों की खाल ओढ़े खड़े थे, और अगले ही पल पलक झपकी और मठ सामने था, पहाड़ की ढलान पर टिका हुआ जैसे कोई राज जिसकी हड्डियां उग आई हो। वही टूटी सीढ़ियां, वही प्रार्थना झंडियां अब सड़ चुकी थी, हवा में उलझी हुई, पर अब वो झंडियां काली हो चुकी थी और फड़फड़ा नहीं रही थी, वो कुलबुला रही थी, सांपों की तरह। मैंने ट्रक रोका, जब चाबी घुमाई उसने एक फुफकार सी भरी, धातु की या सांस की, अब फर्क समझ नहीं आता। पीछे की पेटी अब भी थी, बंद, चुप, लेकिन स्थिर नहीं। कुछ अंदर हिला था, जैसे कोई सोता हुआ करवट ले रहा हो। सीढ़ियां चढ़ा, हर कदम भारी, जैसे पछतावे ने गुरुत्वाकर्षण को और भारी कर दिया हो। मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा था, कब्जा बढ़ रहा था, हाथों से दिमाग तक, अब यादों तक पहुंच गया था। अब उसके विचार मेरे अंदर थे, दुल्हन के। उसका नाम शेरिंग डोल्मा। नाम अनचाहा आया, लेकिन अजनबी नहीं लगा, और उसके साथ उसका दर्द, उसका विश्वासघात, उसकी जिंदा दफनाई गई चीख। मैं सिर्फ उसे ले जा नहीं रहा था, मैं उसमें बदलता जा रहा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, वही कक्ष, पर भिक्षु अब नहीं बैठा था, वह खड़ा था, और इस बार वह मुस्कुरा रहा था। तुम लौट आए? उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था, एक तथ्य था। जो अधूरा छोड़ते हैं वह वापस लाए जाते हैं। यह जगह क्या है? एक दुल्हन, ना स्वर्ग का ना नरक का, बस बीच का। उसने दीवार की ओर इशारा किया। चित्र अब भी था, शेरिंग डोल्मा, उसके होठों पर टांके, लेकिन अब टांके गायब थे। उसका मुंह खुला था और चित्र में कुछ बदल रहा था। मेरा चेहरा उसके बगल में उभर रहा था। वो सिर्फ भूत नहीं है, भिक्षु बोला, वो एक याद है जो फिर से जीना चाहती है। तुमने उसे नहीं दिया, खुद को दिया, मोक्ष, दूसरा मौका, लेकिन तुमने कमाया नहीं है। उसने कमरे के पीछे इशारा किया, जहां एक सीढ़ी नीचे जाती थी, पहाड़ के गर्भ में। उसे नीचे ले जाओ, जहां उसे दफनाया गया था, और इस बार वहीं रहो। मैं उसे वापस लाया। मैंने किया जो कोई और नहीं सका। भिक्षु मुस्कुराया, कड़वाहट के साथ। अब वो वही करेगी जो कोई और कर नहीं सका। मैं ट्रक तक लौटा, पेटी खोली। इस बार वो पहले से खड़ी थी। कोई लाश नहीं, कोई औरत नहीं, कुछ बीच का। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन नफरत से नहीं, अनंतता से। वो बाहर निकली, पत्थर पर नंगे पांव चली। मैं उसके पीछे। सीढ़ियां कभी खत्म नहीं होती थी, दीवारें राख और भूली दुआओं से सजी थी। हवा कभी बर्फ सी ठंडी, कभी जलती हुई गर्म। फिर हम नीचे पहुंचे। एक छोटा कमरा, पत्थर की जमीन, पुराने खून के धब्बे, बीच में एक दूसरी पेटी, पहली जैसी, पर खुली हुई। भीतर बस एक छाप, जहां कभी कोई शरीर रहा था, और पास में एक डायरी। मैंने उठाई, शेरिंग की डायरी। उसने कहा था वो मुझसे प्यार करता है। उसने कहा था मैं सुरक्षित रहूंगी। उसने मुझे एक पेटी में बंद किया और दुआएं पढ़ी जिन्हें मैं समझ नहीं सकी। जब जमीन कांपना बंद हुई, मैंने इंतजार किया। जब रास्ता शांत हुआ, मैंने चीखा। कोई नहीं आया। वो अब मेरे पीछे खड़ी थी, बहुत पास। मैं पलटा। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा, और एक पल के लिए मैंने सब महसूस किया। उसका दर्द, उसका अकेलापन, उसकी अंतिम सांस, और मेरा अपराध। वो नौकरी जो मैंने 17 साल पहले की थी, वो पेटी, वो चुप्पी, वो मेरी पहली भूल नहीं थी, वो उसकी थी।
उसने मुझसे प्यार किया था और मैं उसे पीछे छोड़ गया था। भिक्षु ने झूठ बोला था या शायद पहेलियों में सच कहा। मांझी सिर्फ लौट कर नहीं आया था, वह मुझे घर ले आया था। कमरा कांपने लगा, दीवारें सांस लेने लगी। दूसरी पेटी खुद ब खुद बंद हो गई। छायाएं रेंगने लगी। दीवारों से चेहरे निकले, अन्य आत्माएं। हर वह आत्मा जिसे मैंने कभी पहुंचाया, उनके मुंह में खुले और सबने एक साथ फुसफुसाया। वह कभी अकेली नहीं थी। मैंने उसकी ओर देखा। शेरिंग। अब उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। उसने सिर हिलाया, पेटी में चली गई, लेट गई, हाथ जोड़े प्रतीक्षा में। और मैं समझ गया, मामला उसके दफन होने का नहीं था, मामला मेरे भागने का था। यह कोई डिलीवरी नहीं थी, यह दफन था, यादों का, अपराध बोध का, उस आदमी का जो मैं कभी था, उस आदमी का जो मैं कभी था। मैं पेटी के पास बैठ गया, आंखें बंद की और वह प्रार्थना की जो मैंने कभी किसी भगवान के लिए नहीं की थी, बस उसके लिए। मुझे याद है तुम कौन थी, माफ कर दो कि मैं भूल गया, मैं अब यही हूं। जब आंखें खोली, पेटी गायब थी, कमरा खाली, मठ भी, और बाहर रास्ता। पर इस बार ट्रक बंद था, बस खड़ा था, डैशबोर्ड पर चाबी रखी हुई, पीछे कुछ नहीं। और पहली बार हफ्तों में रास्ता साफ दिखा। इंजन शांत था, ना कोई गड़गड़ाहट, ना कोई फुसफुसाहट। मैं बस वहीं बैठा रहा, स्टीयरिंग पर हाथ, सीने में खालीपन। दुल्हन शेरिंग जा चुकी थी, उसकी पेटी भी। भिक्षु, चेहरे, झिलमिलाती डैशबोर्ड, सब जा चुके थे। मानो किसी खौफनाक सपने से जागा हूं, जिससे मैं शायद जिंदा मांस नहीं बचा। लेकिन रास्ता अब साफ था, एक संकरा रास्ता, कोहरे में लिपटा, और दूर कुछ असंभव दिखाई दिया। एक चेक पोस्ट, धातु का गेट, एक छोटा बूथ, एक थका हुआ सैनिक, चाय पीते हुए रजिस्टर पलटता हुआ। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, मैं जानता था उस बूथ को, यहीं से सब शुरू हुआ था। पर अब बूथ नया लग रहा था। कांस्टेबल, जिसे वक्त लौट न गया हो या फिर छुरू किस हो रहा हो। मैं धीरे धीरे पास गया। कागजात? सैनिक ने पूछा। मैंने ग्लव बॉक्स खोला, एक प्लास्टिक फोल्डर रखा था, साफ लेबल लगा हुआ। मैंने खोला। मैनिफेस्ट, शेरिंग डोलमा, डिलीवर्ड। मैनिफेस्ट, लता सिंह, डिलीवर्ड। मैनिफेस्ट, एच सिंह, डिलीवर्ड। पेंडिंग, मेरा नाम। सैनिक ने रजिस्टर देखा, फिर मेरी ओर। आपको यहां से नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब? इस चेक पोस्ट को तो सालों पहले बंद कर दिया गया था। उसने फोल्डर फिर देखा। ये तो बहुत पुराने लगते हैं, मैंने कहा। मुझे बताया गया था यही अंतिम बिंदु है। सैनिक ने सिर हिलाया। नहीं साहब, यह अंत नहीं है, यही से शुरुआत होती है। मेरा पेट सिकुड़ गया। पीछे देखा, रास्ता बंद हो चुका था, पेड़ मुड़ चुके थे, परछाइयां गाढ़ी हो गई थी। मैंने फिर से सैनिक की ओर देखा और एक पल में वो गायब था। बिल्कुल, ये रहा उस दृश्य का पूरा पुनर्लेखन, एक साथ बहाव और भावनाओं के साथ, बिना टुकड़ों में तोड़े। मैं खुद को देख रहा था। नहीं, वो बदल चुका था। लेकिन डरावनी बात यह नहीं थी कि वो कौन था, बल्कि ये कि वो मैं था। मेरे सामने वही खड़ा था, 17 साल पुरानी वर्दी में, हाथ में चाय का कप, आधा मुंडा चेहरा, मुस्कुराता हुआ जैसे उस समय करता था जब सब कुछ सामान्य था, जब ट्रक चलाना सिर्फ एक नौकरी थी। मैंने खुद को देखा जैसे किसी पुराने फिल्म के दृश्य को दोबारा देखा जाता है, एक अनजान ड्राइवर को लिफाफा पकड़ाते हुए, सिर हिलाते हुए, जैसे कह रहा हो ये आखिरी है। मैं मुड़ा। ट्रक अब खाली था, न कोई पेटी, न कोई दुल्हन, न कोई गुनगुनाहट, बस एक शांत सड़क और एक शुरुआत। मैं चिल्लाया, स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। ट्रक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार हल्का हॉर्न बजा, जैसे किसी बूढ़े की खांसी। पीछे दर्पण में देखा, वही पुराना मठ, मगर अब वो राख नहीं था, जलकर काला नहीं बल्कि नया था, खामोश और जीवंत। आंगन में एक शादी की बारात थी। चिड़िंग वहां थी, हंसती हुई, शर्माई हुई, किसी और का हाथ थामे, मेरा नहीं। मेरे भीतर कुछ फट गया। मैंने एक्सीलरेटर पर जोर दिया। सड्डे ढाक मुड़ी, जंगल की तरफ। कोहरा गहराया, परछाइयां झूलने लगी।
जैसे पुराने अपराधों की लाशें हवा में लटकी हों, मगर फर्क नहीं पड़ा। मैं बस भागना चाहता था इस चक्र से, इस अपराध बोध से, इस कहानी से। पर जब पेड़ हटे, मैं फिर उसी चेक पोस्ट पर था। वही कांस्टेबल, वही लिफाफा, वही आंखें, जैसे वक्त ठहर गया हो। इस बार मैंने वो लिफाफा नहीं लिया। मैं ट्रक से उतरा, बूथ पार किया, पहाड़ी की तरफ बढ़ा। उम्मीद थी कि शायद वहां से कुछ अलग मिलेगा, कुछ असली। मगर हर कदम के साथ सब फिर से रीसेट हो गया। पलकें झपकाईं और मैं फिर ट्रक में। रेडियो बड़बड़ा रहा था, पेटी फिर से थी, चेक पोस्ट, कांस्टेबल, सब वही, बार बार, अंतहीन। फिर एक दिन मैंने कुछ अलग किया। मैं उतरा, ट्रक को देखा, उसमें डीजल छिड़का, माचिस जलाई। धमाका बहुत बड़ा नहीं था, बस अंतिम था। मैं खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि क्या सब फिर से शुरू होगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सन्नाटा। फिर पीछे से कदमों की आहट। मैं मुड़ा, वो थी शेरिंग, दुल्हन के लिबास में, मगर अब न सफेद न भूत, बस एक थकी हुई आत्मा। उसने हाथ बढ़ाया। अब और नहीं, उसने कहा, अब कोई माल नहीं, मैं अपनी राह पा चुकी हूं। फिर उसने मेरी आंखों में देखा। अब तुम्हारी बारी है। जंगल कांप गया, मेरे भीतर कुछ चटक गया। तभी समझ आया, ये कहानी कभी उसकी थी ही नहीं, ये हमेशा मेरी थी। मेरा अपराध, मेरी कायरता, मेरे झूठ। कोई गेट नहीं था, कोई निकास नहीं, जब तक मैं खुद निर्णय न लूं। मैं ट्रक की राख में बैठ गया, वही जहां कभी पेटी थी। आंखें बंद की और पहली बार मैं सो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जागूंगा, लेकिन मैं जागा। ना धूप में, ना पंछियों की चहचहाहट में, बस एक धीमी सतत गूंज में, जैसे जमीन के नीचे कोई धड़कन हो, या शायद मेरे भीतर कोई दरवाजा खुला हो। अंतिम डिलीवरी। मैंने आंखें खोली। मैं अब भी ट्रक में था, मगर वो जला हुआ, टूटा फूटा नहीं था, नया था, साफ चमकता हुआ, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ना खून, न धूल, न टूटी सीटें, सब कुछ ताजा, सजीव, सिवाय एक चीज के, दर्पण। उसमें अब भी मेरी परछाई नहीं थी, मगर इस बार वह परछाई ना गुस्से में थी, ना दुखी। वो बस देख रही थी, इंतजार करती हुई। मैं ट्रक से बाहर निकला। बाहर अब ना पहाड़ था, ना जंगल, ना बर्फ से ढकी कोई घाटी, बस एक सड़क थी, कोहरे में डूबी हुई, हवा में लटकती हुई, जैसे जमीन से कटी हो। दूर दूर तक कोई छोर नहीं, कोई मोड़ नहीं। और फिर मैंने उन्हें देखा। हर डिलीवरी, हर भूली आत्मा, हर पेटी, सब लौट आए थे। दर्जनों ट्रक, कुछ टकराए हुए, कुछ रेंगते हुए, और उनमें बैठे ड्राइवर बिल्कुल मेरी तरह। एक ने मेरी ओर हाथ हिलाया, पर उसका चेहरा नहीं था, बस छाया। मैं सड़क के बीच खड़ा हो गया, आंखें बंद की और जोर से चीखा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? कोहरा फड़फड़ाया, उत्तर आया, मेरी ही आवाज में, और हर उस आत्मा की आवाज में जिसे मैंने पीछे छोड़ा था। आखिरी डिलीवरी पूरी करो। मैंने ट्रक के पीछे झांका। एक आखिरी पेटी रखी थी, छोटी, काली, बिना नाम की, पर मुझे पता था इसके अंदर क्या है। मैं खुद। जैसे ही मैंने उसे छुआ, सब लौट आया। भूत नहीं, यादें। वो सैनिक जिसे मैंने भूस्खलन में मरने दिया, वो बच्ची बोंडिला की सड़े डिचक पर जिसे मैंने देखा पर अनदेखा किया, वो औरत जो बर्फ में जमी रही क्योंकि मुझे जल्दी थी, हर आत्मा जिसे मैंने सिर्फ एक डिलीवरी समझकर छोड़ दिया। हर बार जब मैंने खुद से कहा, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। मैंने पेटी खोली, अंदर कुछ नहीं था, फिर भी वो खाली नहीं थी, वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अंदर गया, लेट गया, और पहली बार मैंने सच्चाई समझी। मैं कभी ड्राइवर था ही नहीं, मैं खुद ही सामान था। सालों से सड़क मुझे लौटाना चाहती थी। मैंने ढक्कन बंद किया, और उस गुप्त सन्नाटे में पहली बार एक आवाज आई, अलता की, पापा, अब आप घर आ रहे हो? मैंने दर्द से भरी सांस ली। हाँ बेटा, अब मैं घर आ रहा हूं। ढक्कन बंद हुआ, अंधेरा हुआ, पर वो अंधेरा डरावना नहीं था, पुष्प आराम, मस्त था, मुक्तिस थी। और फिर रोशनी, पहले एक बिंदु, फिर फैलती हुई चमक। जब मैंने फिर आंखें खोली, मैं पेटी में नहीं था, न ट्रक में, न उस लूप में। मैं एक पहाड़ी पर खड़ा था, थेम्बांग के पास। हवा चल रही थी, आसमान नीला था, पीछे कुछ भी नहीं, न ट्रक, न सड़क, न कोई बोझ, सिर्फ आगे बढ़ते कदमों के निशान। थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी,
लटे गूंथी हुई, हाथ में वही पुराना खिलौना हाथी। वो मुस्कुराई। हाय पापा। मैं भी मुस्कुराया, बिना दर्द के। और बढ़ा, हाथ बढ़ाया, दिल हल्का, जितना पहले कभी नहीं था। पीछे हवा चलने लगी, कोहरा लौटा, जंगल फिर से बंद हुआ, सड़क मिट गई, और कहीं दूर उस दुनिया में जो अब बिना मेरे भी चलती रही। एक और ट्रक ने इंजन स्टार्ट किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर दिल छू गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम हर हफ्ते लाते हैं जो रूह को छू जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली कहानी में आपका नाम और आपके शहर का जिक्र हो, तो नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली दिल दहला देने वाली कहानी में, नए रहस्य, नए डर और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अलविदा और ख्याल रखिएगा।